गुलें चारुकाश में होस्ट डॉक्टर अयूब शुमा आदरें शुमवती प्रोग्राम सेहतमंद चागिरद गुमा शुमारा खबरें माँ मुख्तलिफ टॉपिक्स रहदा प्रोग्राम कने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट अच्छी माँ प्रोफेसर लेवल डॉक्टर कारें और शुमार इंफॉर्मेशन वास्ता मालूमात वास्ता इजाफा कने वती सेहत आरा मचू बेहतर बिकने हमें हवाले अच्छी मर्ची मैकरा यक नामी ग्रामी डॉक्टर जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल सेंटर है हेड ऑफ डिपार्टमेंट विद प्रोफेसर हैं प्लास्टिक सर्जन हैं प्रोफेसर नासिर जमान आपको वेलकम करते अपने प्रोग्राम में। शुमार कोशक रूटन प्रोफेसर नासिर जमान अब ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी तो कार को था स्पेशली रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी बर्न्स और कॉस्मेटिक सर्जरी मरचा दुनिया तो का बास तब्दीलियत का हमें वाले चाहिए बास चीज़ें नहीं तो का प्लास्टिक सर्जरी तो का डेवलपमेंट बीता अंचू साइंस तरक्की को आई हूँ प्लास्टिक सर्जरी तो कभी बास तब्दीलियत का तो हमें वाला मर्ची डॉक्टर साहब अपडेट दी रहे कि रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी बार हुआ डॉक्टर साहब जैसे ही साइंस ने तरक्की की है बहुत तो आप लोगों की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई है तो स्पेशली हम आपसे पूछना चाहते हैं कि स्पेशली जो आजकल ये दौर चल रहा है घरों में हमारे स्पेशली बलुचिस्तान साइड में आपको पता है कि सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा है हम तो उसमें हीटर्स वगैरह ये चीज़ें चलाते हैं और बहुत सारे वाक़यात भी होते हैं स्पेशली बर्न्स के हवाले से अगर इंसान कोई जल जाए तो मुख्तलिफ डिग्री होते हैं आपके बर्न्स के तो उसको जब इंसान जले तो उसको किस तरह पहले ट्रीटमेंट किस तरह करना है पहले इनिशियल फेज़ में जो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं क्या करना चाहिए थोड़ा सा उसके बारे में हमें बता दें। मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले मैं चाहूँगा थोड़ी सी प्रिवेंशन पे बात हो जाए जी। ख़वातीन से ख़ास तौर से क्योंकि किचन में वो ज़्यादातर होते हैं और दो चार चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं कि जिसकी वजह से मेरे अपने घर के अंदर कि वो बेहतियाती करते हैं। एक तो दुपट्टा उतार कर जाएँ। बिल्कुल अमूमन होता ये है कि वो चूल्हा जला के घूमते हैं तो हवा से दुपट्टा वो सीधा आग पे चला जाता है और वहाँ से आग लग जाता है और अक्सर आपने देखा होगा कि ख़वातीन गर्दन से जली हुई होती है। बिल्कुल तो उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि वो दुपट्टा गर्दन में होता है और वो जैसे घूमते हैं तो वो चूल्हे के ऊपर चला जाता है वहाँ से आग पकड़ लेता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा मैंने देखा है कि गैस ऑन करके फिर माचिस ढूंढते हैं तो ये कभी नहीं करना चाहिए। पहले आप माचिस तलाश करके उसको जला लें और फिर आप गैस को ऑन करें तो वो ज़्यादा सेफ्टी वाली चीज़ है। दो चीज़ें हो गई। तीसरा कोशिश करें घर के ऊपर सूती कपड़ा पहने। सिल्क और नायलॉन और ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ख़तरनाक होती हैं फ़ौरन आग पकड़ते हैं फिर इनका आग बुझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा पानी गर्म करते हैं चाय बनाते हैं तो उस दौरान छोटे बच्चों को दूर रखें। मैंने अक्सर देखा है कि छोटे बच्चे हैं वो रास्ते में आ गया माँ जो है वो देगची लेके जा रही है और पूरी की पूरी देगची बच्चे के ऊपर उड़ेल दी। बल्कि हमारी एक टेक्नीशियन थी जहाँ मैं काम करता था पहले बड़ी मुश्किलों से उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। उसने IVF वगैरह करवाया लाहौर से जाके ट्रीटमेंट करवाई और फिर वो जाके उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ और उसके साथ यही हुआ कि वो पानी कहीं गर्म कर रही थी देगची में बड़ी देगची के अंदर नहाने के लिए क्या उसका जो है वो कमरे से निकली है वो छोटा बच्चा सीधा गया उसके अंदर गिर गया हेड फर्स्ट वो पूरा जल गया और वो फिर बेचारा बच्चा मर गया। तो उसके लिए कितनी दुख की बात है और फैमिली सारी डिस्टर्ब हो गई। तो ये थोड़ा सा एहतियात बच्चों के साथ करना चाहिए। उनको कुछ पता नहीं है किस वक्त वो क्या कर दें। तो एक तो ये चीज़ हो गई। चाय है। अच्छा अब आग से जो डायरेक्ट जलते हैं तो क्योंकि आग का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है तो वो फिर गहरे बर्न्स होते हैं डीप जाते हैं ठीक है ना। और उसके और जो आप समझिए पानी से जो जलते हैं गर्म पानी से पानी जो है वो जैसे ही 100 डिग्रीज़ पे पहुंचता है तो भाप बनना शुरू हो जाता है। तो पानी सिर्फ 100 डिग्रीज़ तक जाएगा उससे ज़्यादा नहीं। उसके मुकाबले में जो तेल है वो ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि अच्छा। तेल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 130 से लेकर से 170 तक होता है। अच्छा तो तेल से भी ज़्यादा डीप जलते हैं पानी से इतना नहीं जलते हैं। दूसरी चीज़ है एक्सपोजर टाइम कि कितनी देर तक उस आग से आप एक्सपोज रहे हैं यानी वो आपके ऊपर रहा है right. ठीक है ना पानी हो या कुछ भी हो।
तो इसका जो फौरी और बेस्ट तरीका ये है क्योंकि बर्न ऐसी चीज़ है कि जब आग लगती है और आपके जिस्म पे या जिल्द पे या जहाँ पे भी, तो वो जो बर्न का अफेक्ट होता है वो कंटिन्यू करता है जब तक आप उसको रोक न दें। अच्छा, तो उसको रोकने का जो वाहिद अच्छा तरीका है वो ये है कि ठंडा पानी डाला जाए। ठंडा पानी डाला जाए। लोग डरते हैं कि नहीं जी ज़ख़म ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, वो टूथपेस्ट लगाते हैं, पता नहीं क्या ये चक्कर बहुत करते हैं ज़्यादातर, ये कंसेप्ट नहीं, वो हमारे लिए फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है कि जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं वो जज नहीं कर पाते हैं वुंड को, फिर वो सारा पहले साफ़ करें, काफ़ी पेनफुल होता है। और ज़्यादा बर्न्स को तो हम वैसे भी एनेस्थीसिया दे के और फिर उनकी ड्रेसिंग करते हैं। छोटे मोटे बर्न्स को तो हम ऐसे ही करते हैं कि कोशिश, बच्चों में तो एनेस्थीसिया देना ही पड़ता है क्योंकि वो बच्चे तो रोते हैं, ज़रा सा भी उनको तकलीफ होगी तो वो रोते हैं। बड़ों में एक थोड़ी बर्दाश्त ज़्यादा होती है, तो छोटे मोटे जो बर्न्स होते हैं तो उनको तो हम वैसे ही विदाउट एनेस्थीसिया करते हैं, लेकिन जो बड़े बर्न्स होते हैं उसमें एनेस्थीसिया देना पड़ता है क्योंकि इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल। मतलब डॉक्टर साहब आपने जो सॉरी आप बता रहे थे, जैसे अगर बर्न हुआ मतलब वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट उस टाइम मतलब क्या डायरेक्ट पानी ही उसके ऊपर डायरेक्ट, बल्कि ले जाके शावर में खड़ा कर दें। कर दे। हाँ, या अगर शावर नहीं है घर के अंदर तो वहाँ पे जो है बाथरूम में ले जाके सर पे पानी डालना शुरू करें, उस जगह पे पानी डालें और डालते रहें कंटिन्यू, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। उससे वो जो सर्दी से कोई अफेक्ट होगा वो बाद में ट्रीट हो सकता है, लेकिन बर्न को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1-2 मिनट तक उस पर पानी आपने डालते रहना है ताकि वो बर्न का जो इफेक्ट है वो वहीं पे रुक जाए, आगे ना बढ़े। अच्छा, एक चीज़ होती है एसिड बर्न्स। एसिड बर्न्स तो खैर हमारी सर्दियों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो जो लोग लेबॉरेटरी में काम करते हैं, जो घर में एसिड इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं, बाथरूम साफ़ करने के लिए, वो रोक दें, एसिड घर में ना लेके आएँ। क्योंकि मैंने तो ये भी देखा है कि छोटे बच्चे बोतल मुंह से लगा के पी लेते हैं, तो वो और भी ख़तरनाक है, पूरा वो उनका ट्रैक जल जाता है। तो एसिड तो घर पे लाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। और उसकी जगह आजकल इतनी चीज़ें आ गई हैं कमर्शियल बाथरूम साफ़ करने के लिए, मुख्तलिफ लिक्विड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो वो चीज़ें यूज़ करें और उनका भी ढकना बंद करें और ऊंची जगह पे रखें ताकि बच्चों की पहुंच ना हो। डॉक्टर साहब इसमें ये एक देखें, जैसे आपने जिक्र किया कि बर्न होता है, जी जी, उसके बाद हमने ज़्यादातर केसेस देखे हैं कि बिल्कुल वो जकड़े होते हैं, तो उसको वो किस तरह उसको बेहतर कर सकते हैं? वो ये होता है कि लोग जो है देहात में या जो आप समझिए कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको मुख्तलिफ शहर के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि सही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, लेकिन उनकी मशहूरी बहुत हुई हुई होती है। वो एक मीडिया के थ्रू या लोगों के थ्रू वो एजेंट उनके होते हैं, ज़रा सा बहुत जो कहते हैं नहीं जी हम होम्योपैथी से इलाज करेंगे, हम इस चीज़ से करेंगे, हम जड़ी बूटी लगाएंगे, कुछ और करेंगे, तो उससे वो फिर बर्न्स बिगड़ जाते हैं। क्योंकि उन्हें हम कंट्रैक्चर्स कहते हैं, जो आप कह रहे हैं सुकड़ने को कंट्रैक्चर कहते हैं। वो इसलिए होता है कि आप उसकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं होती, ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी फिजियोथेरेपी होनी चाहिए और उसके लिए फिर हम स्प्लिंट लगा देते हैं। जैसे हाथ के लिए हम स्प्लिंट लगा देते हैं, एक ख़ास एंगल पे उंगलियों को रखते हैं, एक ख़ास एंगल पे जो है रिस्ट होता है, ये जो आपका कलाई का एक ख़ास एंगल होता है। इसी तरह बाजुओं को सीधा रखते हैं, यहाँ पे स्प्लिंट लगा देते हैं। या ड्यूरिंग जब वो कर रहे होते हैं एनेस्थीसिया के दौरान तो बाकायदा एक्सरसाइज कराते हैं इन चीज़ों की, तो ताकि ये चीज़ें ना बने। लेकिन कभी कभार बन जाते हैं, ख़ास तौर से अगर डीप वुंड हो तो ऐसा होता है कि डॉक्टर्स के करने के बावजूद भी वो बन जाते हैं। अगर ग्राफ्ट्स का मौका ना मिले या इस तरह की चीज़ ना हो या स्पेशलाइज सेंटर ना हो तो ये बन जाते हैं, जिसके लिए फिर बाद में हम सर्जरी करते हैं। लेकिन जितनी जल्दी हो बर्न के फ़ौरन बाद आप एक अच्छे सेंटर में लेके जाएं जहाँ पे बर्न्स का इलाज हो रहा हो, क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन मौजूद हो, तो उसके पास आप जो है वो मतलब वो बेहतर हो सकते हैं अगर उस टाइम अगर प्रॉपर वो भी देखिए ना, बर्न्स की डिग्रीज पे डिपेंड करता है। कई दफ़ा मेरे पास पेशेंट्स आए हैं जो कि 90% जले हुए हैं, आग से जले किसी और से, इमीडिएटली उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, वो चल के आते हैं और फिर टाइम के साथ साथ जब वो वुंड एक्सपोज होता है और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो बॉडी पे होने शुरू होते हैं तो फिर वो उनकी डेथ हो जाती है। 90% तो बचना बहुत मुश्किल है, ख़ासतौर से अगर डीप हो। सुपरफिशियल में 1 in 100 चांस है कि अगर बच गया तो बच गया, नहीं तो नहीं। 90% बड़े मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। तो अंदर तक विसरा वगैरह को डैमेज कर लेते हैं। विसरा तो डैमेज होता है बिकॉज ऑफ वो जो ऊपर स्कार सा बनता है ना, जो जली हुई स्किन होती है, उससे जहरीली चीज़ें फिर निकल के सर्कुलेशन में जाती हैं, आपके खून में शामिल होती हैं और फिर उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी डैमेज होती हैं।
31-32 साइंसदान ने ऐसी चीज़ें निकाली हैं जो कि कीमियाई अमल जिनका होता है, उसकी वजह से फिर आपके मुख्तलिफ जो अज़ा हैं उनके ऊपर उसका असर होता है। जी हाँ, तो इमीडिएटली आप पहुँचें किसी अच्छे स्पेशलाइज सेंटर के अंदर। अच्छा, अगर ऐसा हो गया है कि आपके है कोई ऐसा मरीज़ जो कि जिसका इलाज सही नहीं हुआ या उसके कंट्रैक्चर्स बन चुके हैं, तो वो सर्जरी से उनको दुरुस्त करना मुमकिन है। मुमकिन है। अच्छा। जी हाँ, उसमें फिर हम करते ही हैं कि कहीं से स्किन ग्राफ्ट लेते हैं, पैवन स्किन का लेके, और उस जगह को खोल के और उस पर हम ग्राफ्ट रख देते हैं। जी, जो एरिया सिकुड़ा हुआ होता है, जो कर्वेचर बनी हुई थी, जी जी, उसको हम बेहतर कर सकते हैं, उसकी जी हाँ, बेहतर कर सकते उसकी मूवमेंट वगैरह। हैं। लेकिन कभी कभार ये होता है कि बहुत पुराने जो जले हुए होते हैं उनकी जोड़ बंद हो जाते हैं, ख़ास तौर से हाथ के अंदर। जी जी। वो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये जितनी जल्दी हो सके, अगर कोई ऐसा है भी पेशेंट, तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में आना चाहिए और फ़ौरन किसी प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करें, इंतज़ार ना करें। बाद में जो इसकी डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, जो इससे जो आपके हाथ में जो माजूरी आ जाती है, वो फिर उसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, लोग ये समझते हैं, एक तो मैं चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो आप फिल्मों में देखते हैं या ड्रामों में देखते हैं कि जो है वो पहले ऐसे था और फिर वो एक्सीडेंट हुआ, उसका चेहरा तबाह हो गया और फिर वो बिल्कुल ठीक हो गया, उस पर एक निशान नज़र नहीं आ रहा। ये सब दुरुस्त नहीं है, ये सब झूठ है। वो ड्रामे की हद तक ठीक है, फिल्म की हद तक ठीक है। उधर ड्रामा तो ड्रामा होगा ना। जी हाँ, तो वो उसके अंदर वो फिर आप समझिए कि दोबारा नॉर्मलाइजेशन की तरफ, ख़ास तौर से बर्न्स में, वो जाने की कोशिश करते हैं और उनकी उम्मीदें होती हैं कि शायद हम पहले की तरह हो जाएंगे। वो नामुमकिन होता है। अफसोस के साथ हमें ये हम कह रहे हैं, अभी तक इतनी हम तरक्की नहीं की कि बर्न के, अनलेस की बहुत सुपरफिशियल बर्न हो तो फिर तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, स्किन आ जाती है। लेकिन अगर बर्न डीप है तो फिर वो स्किन वहाँ की वो कभी भी नॉर्मल स्किन की तरह नहीं हो सकती। अच्छा, स्पेशली आपने जब जिक्र किया था पहले कि स्पेशली नेक के एरिया में बात कर रहा हूँ। जी जी जी, जो इस एरिया में, इसमें हमने देखे जो बड़ा जो सिकुड़ा हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने की मैंने देखे उसमें यही है कि वो फिजियोथेरेपी नहीं होती है और उसको नेक की स्प्लिंटेज नहीं करते हैं। अच्छा। उसके लिए एक स्प्लिंट आता है जो कि आपकी चिन को थोड़ा सा खींच के रखता है, वो प्रिवेंट करता है। फिर ये कि वक्त पे ग्राफ्टिंग हुई या ना नहीं हुई। अच्छा। कि अगर ग्राफ्ट लगा दिया गया वक्त के ऊपर, जले हुए जो एरिया उस पर लग गया हो, तो वो उससे भी काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। नहीं, इसमें कितना लिमिट होता है, तकरीबन कितने अरसे तक आप करवा सकें, करा दें तो उसकी बेहतर होगा? कोई सच ऐसा नहीं? जैसे उसको आप बनने ना दें ना, अव्वल तो ये कि हम बनने ना दें, बनने ना दें। अच्छा अच्छा। वो तो यही कि आप स्पेशलाइज्ड यूनिट में अगर जाएंगे तो ये तमाम चीज़ें फिर होंगी। अच्छा। वो प्लास्टिक सर्जन खुद ही कहेगा कि जी आपने क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना, क्या नहीं। तो अगर वो बन जाता है तो फिर तो ये कि अव्वल तो वो कोशिश उनकी ये होती है कि जितनी जल्दी जो बर्न है उसको कवर किया जाए स्किन से। तो बार बार ग्राफ्ट्स लगाते रहते हैं और वक्त पे अगर ग्राफ्ट लग जाता है तो इतनी बुरी हालत नहीं होती। लेकिन अगर ग्राफ्ट नहीं लगा तो फिर ये कि जैसे ही ज़ख्म ठीक होता है आप या होता है वो उसको एज सुन एज पॉसिबल आप पहुँचें, किसी भी स्टेज पे हो, प्लास्टिक सर्जन के पास पहुँचें ताकि उसका फिर बर वक्त इलाज हो सके। मतलब 100% रिजल्ट नहीं लगे, कम से कम अगर पेशेंट कोई आ जाए तो 70% उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है उसमें, अगर ज़्यादा बर्न हो तो। 70 तो मैं नहीं कहूँगा। अच्छा। 70 से कम कम होता कम है। हो सकता है। जी, लेकिन ये कि परसेंटेज में इसको गिन नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। डिपेंड करता है टाइप ऑफ बर्न। टाइप ऑफ बर्न है, कितना डीप है, किस चीज़ से जले हैं, क्या है क्या नहीं, तो वो चीज़ें सारी जो है इम्पोर्टेंट होती हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहता हूँ, जब मैं ट्रेनिंग में था तो हमारे उस्ताद ने कहा कि आप जाके और इस पे ये जो चूल्हे होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि पंप लगा होता है। अच्छा, वो जो मट्टी के तेल के चूल्हे, हाँ जी जी, ये बहुत ही ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस तरह है कि वो उनकी जो चादर होती है जिससे वो बनाए हुए होते हैं, कॉपर के हों या जो भी वो उसमें मटेरियल यूज़ करते हैं, उसका एक ख़ास गेज होता है। और बाद में बड़ी इंटरेस्टिंगली मुझे पता चला कि उसका कानून भी है कि उससे कम गेज इस्तेमाल नहीं करना स्टोव, प्रेशर स्टोव बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। और उसमें फिर ये होता है कि वो स्टोव हरगिज़ ना ख़रीदें जिसके अंदर मीटर ना हो, मीटर प्रेशर दिखा रहा होता है कितना प्रेशर पे है। हाँ, कुछ लोग जो सस्ते हैं वो होते हैं उनमें मीटर नहीं होता, बस वो अंदाजे से पंप करते हैं, मिट्टी का तेल उसमें भरा होता है तो वो फिर निकलता है और वो फट सकता है। कहीं आपने जो है उसमें ज़्यादा प्रेशर डाल दिया तो वो फिर फट जाएगा। अच्छा, वो उसकी वजह ये कि उसकी जो चादर है उसकी कीमत कम रखने के लिए और अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखने के लिए जालिम लोग जो हैं वो उसको बना देते हैं।
कि वो बिक जाता है सस्ते में, बल्कि उनको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलता है, तो उस चक्कर के अंदर वो उसको बिल्कुल ही लाइट बनाते हैं, लाइट बनाते हैं, क्वालिटी नहीं होती। क्वालिटी। डॉक्टर साहब आपने ये जिक्र किया, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसके अलावा जैसे हमने जिक्र किया था, बहुत सारे ज़ाहिर हमारी सोसाइटी इतनी वो नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस भी है। जी 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 हमने देखा हुआ है कि वो जो एसिड फेंकते हैं, जी जी। उसमें अगर किसी को दाना बहुत से ऐसा वाकया हो तो उसके लिए प्रिकॉशन मेजर कैसे हैं उस टाइम एज इमरजेंसी क्या करें हम? उसमें देखिए ना, अगर कुछ ना हो तो वही पानी डालें। पानी डालें। बात एक, जो एसिड गिरा है उसको डाइल्यूट करना है। ठीक है। एसिड अगर पड़ा रहेगा तो वो गहरा होता जाएगा, हाँ, तो उसको करना है डाइल्यूट। डाइल्यूट करके। डाइल्यूट आइडियली तो ये है कि अगर कुछ ना मिले तो आप पानी डालें। ठीक अच्छा। है। अगर आप लकी हैं, घर पे हैं और दूध अवेलेबल है, दूध, तो दूध, हाँ दूध उसके ऊपर आप डाल दें। दूध का ये होता है कि दूध एल्कलाइन होता है, और वो जब एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उसको बराबर कर देता है, मतलब जल्दी असर होता है, पानी से ज़्यादा असर। पानी तो उसको वॉश करेगा, धो देगा, लेकिन दूध जो है उसको न्यूट्रलाइज करेगा एसिड। अच्छा। तो एल्कलाइन होता है, तो दूध उसके ऊपर उस टाइम एसिड अगर मौजूद हो उस नहीं टाइम तो पानी बेस्ट है। बेस्ट है। पानी बेस्ट। लेकिन इसका भी फिर हमने देखे हैं एसिड के तो बहुत ज़्यादा उसमें गहरे होते हैं। डिपेंड करता है ना कि एसिड वीक था या स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, डाइल्यूटेड है या फुली कॉन्सेंट्रेटेड है। तो वो तो फिर एकदम गहरा होता है, वो सीधा वो मसल वसल सब अंदर चला जाता है स्किन के बाद, तो वो गहरा होता है। वो ये है कि आपका एक्सपोजर टाइम कितना है, उसके ऊपर जब गिरा है उसके और धोने के दरमियान कितना वक्त गुजरा है। ठीक है। जितना भी कोई और भी आदमी अगर देखे इस तरह हो रहा है तो फौरन पानी डाल। ठीक है। डॉक्टर साहब हमें कहा जा रहा है एक ब्रेक के बाद वापस कंटिन्यू करें प्रोग्राम। बोले चारों का शो चाहते डॉक्टर साहब बाबा तफसील ने गप्पा गुश्तगा कि स्पेशली लोगन तो का स्पेशली अगर चुल्ले तो कर रहे हैं तो अवदा सरीक जो असने सारा अभी राती मर्दों गुट्टा बनती है सारा सरी का जो चांसेस ज़्यादा बयानते हैं कि सोच के वाक़ ज़्यादा कि इस तरह बयान कि सरी और दश आस लगी आप पहली सजन जी जा और आइए में कुछ कि अंचू आस लग गई थे आइए ची बेहतर हमसे हमारा टीम नज़दीक सर्दी आप भी आप पूरा बॉडी सरा जानती या डायरेक्ट पूरा शावर चेहरा ये बोझ था रहे ये कमी प्रिकॉशन मौजूद देखिए बाद जानते टूथपेस्ट टोपिलानी इधरों ये एक अच्छे कंसेप्ट ना बस मर्दमा गश्ता कि ये बिजा हाँ बिजा बेस्ट बेहतरीन तरीका है हमसे कि आप जनते और जल्द अज जल्द शर नज़दीकी प्लास्टिक सर्जरी यूनिट या व्यवहारते उधर बर्न्स यूनिट वस्ता है बाकायदा ट्रीटमेंट मौजूद है या क्वालिफाइड मर्द व्यवहारते కూడా आई क्वालिटी ऑफ लाइफ कमी बेहतर भी कुतकांचिया कि आज सोचगा चिरन आउदा ये स्किन वगैरह जल्द वगैरह ख़राब बीतते आई वास्ते बेहतर हमसे कि एक शर्र यूनिट या व्यवहार ने आउदा आइए प्रॉपर इलाज भी एक ब्रेक किया रहोगे ब्रेक किया प्रोग्राम कंटिन्यू करें। मड़ादार चारों का मैं एक ब्रेक हैं ब्रेक कह रहा हूँ प्रोग्राम कंटिन्यू करने हमारा गोशक बूटे मर्ची मेकर प्रोफेसर नासिर जमान साहब मौजूद हैं स्पेशली रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद एक्सपर्ट हैं कराची शहर तो का मतलब एक नाम है सुनो पाकिस्तान तो का तो आइए बाद ज़्यादा कार को था स्पेशली जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर आइए बाद में शागिर्द दस्ता आई चरन मर्च कराची तो का दो जगह यानी प्रैक्टिस कर गए यूनाइटेड हॉस्पिटल और अल्तमश हॉस्पिटल है कराची तो का तो मैं डॉक्टर साहब ने करें डॉक्टर साहब हमने तकरीबन बर्न वगैरह का जिक्र किया था इसके अलावा अभी आजकल आपको पता है कि हर जगह जाएं तो कॉस्मेटिक की बात चलती है हर आजकल पहले तो फीमेल में ज़्यादा ये था तो आजकल मेल वगैरह हर कोई चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहूँ और एक एजिंग प्रोसेस है हमारे पास भी मैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपकी प्लास्टिक सर्जरी में तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई हैं चीज़ों की तो इस हवाले से स्पेशली जो रिंकल्स बनते हैं एजिंग प्रोसेस होता है बहुत सारे लोग आते हैं कि कहते हैं कि हमें वापस 10 साल हम पीछे चले जाएं जैसे चेहरे का लटकना और इस तरह इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो लोग उसके बारे में अगर ट्रीटमेंट करवाना चाहें तो इसमें जो सर्जिकल पहले तो ये आप खुद डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तो इसके अंदर डर्मेटोलॉजी ने काफ़ी तरक्की कर ली है रिंकल्स वगैरह के लिए केमिकल पील्स करते हैं बाहर के मुल्कों में तो प्लास्टिक सर्जन भी करते हैं वो पील्स करने से ये होता है कि जो स्किन की इलास्टिसिटी है उसमें तब्दीली आती है और जो माइनर बारीक रिंकल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं
फिर फिलर्स का दौर है। आर्टिफिशियल फिलर्स होते हैं जो कि एक जेली टाइप के होते हैं और वो इंजेक्शन के ज़रिए इंजेक्ट कर लेते हैं। तो जहाँ पे थोड़े बहुत खड्डे बन गए हैं उसको कवर करने के लिए, या जहाँ पे फैट थोड़ा सा गिर गया है उसके लिए यूज़ करते हैं। फैट बजाते खुद इस्तेमाल हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। अच्छा। कि वो कहीं जिस्म के ऐसे हिस्से से चर्बी जो है वो निकाल लेते हैं सिरिंज के ज़रिए और फिर उसे दूसरी जगह लगा लेते हैं। तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो आपकी जो फेस बूढ़ा हो रहा हो उसको आप काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर कर सकते हैं। फिर सर्जिकल तरीके तो ज़ाहिर हैं कि वो उसके अंदर हम फेस लिफ्ट करते हैं। ब्राउ लिफ्ट इस फॉर अपने माथे के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें ये होता है कि स्किन को खींचते हैं और नीचे से जो मसल्स वगैरह हैं उनको भी थोड़ा बहुत खींच के एक ख़ास डायरेक्शन में और फिर उनको वहीं पे टाँका लगाते हैं। फिर बाहर से स्किन को भी खींच के जो एक्स्ट्रा स्किन है वो रिमूव हो जाती है और उसके जो स्कार्स हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आते। नज़र तो आते हैं लेकिन बहुत बारीक होते हैं। ये कान के सामने होते हैं या बालों में छुपे हुए होते हैं, ये कान के पीछे होते हैं। इसी तरह गर्दन की स्किन है उसे भी खींचा जा सकता है और वही कान के पीछे उसको छुपा देते हैं। स्कार होते हैं और ज़ाहिर है कट जब लगेगा तो उस पर हल्का सा निशान होगा, लेकिन हमारा ये होता है कि वो इतनी दूर से अगर आप बैठे हुए हो तो महसूस ना हो, कॉस्मेटिकली मतलब वो तो खूबसूरत हो। फाइन स्टिचिंग होती है, ख़ास तरीके से करते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब कितना अर्सा तक रहता है अगर कोई करवाना चाहे तो कितने अर्सा तक? देखिए स्किन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कुछ लोगों की स्किन जो है बड़ी यंग एज के अंदर वो उनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स कम होते हैं या किसी और वजह से वो स्किन जल्दी ढल जाती है। हर एक का रिस्पांस डिफरेंट है। जो हम डार्कर ज़रा हमारी जो स्किन है थोड़ा सा गहरा रंग है तो इनके अंदर अच्छा रिजल्ट होता है। स्कार अलबत्ता उस तरह के नहीं होते कि जैसे गोरे रंगत में होते हैं। गोरे रंग के तो स्कार बिल्कुल कभी कभार तो नज़र ही नहीं आते, गायब हो जाते हैं। और गोरी जो स्किन है वो ज़रा से ज़्यादा आसानी से ढलकती है बजाय जैसे अगर इनसे आप कंपेयर करें ब्राउन स्किन से, जो हमारा गहरे रंग का स्किन है, इससे ज़रा जल्दी तो उनके अंदर बुढ़ापा ज़रा जल्दी शुरू हो जाता है, महसूस होना शुरू हो जाता है, जबकि हमारे यहाँ इतना नहीं है। तो अगर हम सर्जरी करते भी हैं तो आप समझिए लगभग ये चल जाता है। अगर अच्छी सर्जरी हुई हो तो 10 साल निकाल जाता है। 10 साल निकाल लेता है? जी हाँ जी। मतलब एक अगर आप समझिए रफली अगर मैं आपसे कहूँ पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होता है। आप समझिए 7 से 10 साल। 7 से 10 साल। फिर ये रिपीट भी हो सकता है। अच्छा, करवा सकते हैं? रिपीट भी करवा सकते हैं, जी हाँ। तो फिर 3 दफ़ा 4 दफ़ा रिपीट करवा सकते हैं। अच्छा, ये सर्जरी आप जनरल सर्जरी में, जनरल एनेस्थीसिया में करते होंगे? जी हाँ, जनरल एनेस्थीसिया में भी है, लेकिन आजकल लोकल एनेस्थीसिया में भी कर रहे हैं। अच्छा। इसमें इतना पेनफुल लो खौफ होता है ना? थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि मरीज़ को हम थोड़ा सा ऐसी चीज़ दे देते हैं जिससे उसे नींद आ जाए, थोड़ा सा हल्का सा नशा हो जाए, लेकिन एनेस्थीसिया सच वो नहीं होता। उसे हम सेडेशन कहते हैं, सिर्फ सुलाने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितने घंटे का सर्जरी होता है तकरीबन वैसे जनरली एवरेज? वो भी डिपेंड करता है। एवरेज समझिए कि अगर आप वो करें कहीं, आप समझिए कि 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे अच्छा उसमें लग जाता है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हुआ कि जैसे फेस की हमने बात की या नेक की बातें की, तो ये दूसरा ये कि आजकल आप स्पेशली आपकी स्पेशलिटी है, हमें पता है कि आप ब्रेस्ट इम्प्लांट जो करते हैं, आपका अपना एक टेक्निक है जिसमें स्कार भी नज़र नहीं आते हैं और आप पीछे एक्जिला से और किस साइड से जाते हैं, बड़ा आपका मतलब अपना एक टेक्निक है, डिफरेंट है थोड़ा सा कंपेयर टू दूसरे सर्जन करते हैं। तो ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि एक आर्टिफिशियल चीज़ है, आप पेनिट्रेट कर रहे हैं उस एरिया में, ब्रेस्ट इम्प्लांट की बात कर रहे हैं, इसके क्या नुकसान हैं? लोग ज़्यादातर खौफ खाते हैं कि यार कोई और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो नहीं, ब्रेस्ट इम्प्लांट के ऐसा डायरेक्टली कोई अगर हैं भी तो वो इतने कम हैं, कम केसेस में होते हैं, उनको फिर आप रोक भी सकते हैं। और अगर उनके जो इस किस्म की कोई चीज़ नज़र आती है तो फिर हम इम्प्लांट को रिमूव कर देते हैं। अच्छा, बहुत रेयर होता है। अच्छा। आप समझिए कि हज़ारों में शायद एक केस हो जिसमें कुछ इस तरह का हो जाए, लेकिन अमूमन नहीं होता। ज़्यादातर लोग डरवा भी रहे हैं इम्प्लांट। आजकल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इम्प्लांट्स की इंपोर्ट बंद की हुई है। अच्छा, वो कुछ लोग शायद मंगवा रहे हो सकता है, आने वाले वक्त में वो इंपोर्ट खुल जाए दोबारा तो उसकी अवेलेबिलिटी हो जाए। दूसरी चीज़ जो अभी पॉपुलर हो रही है वो है फैट इंजेक्शन। अच्छा हाँ जी, फैट इंजेक्शन की। जी हाँ,
तो वो इम्प्लांट की जगह उनका अपना ही फैट लगाते हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अच्छा अच्छा। तो वो उसमें ये होता है कि बहुत साइज़ को आप ज़्यादा तब्दील नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा फैट की ज़रूरत होती है, और अगर पेशेंट पे इतनी चर्बी ना हो तो वो फिर कहाँ से लेके आएँ, क्योंकि उसकी अपनी चर्बी लगा सकते हैं, किसी और की चर्बी नहीं लगा सकते। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे गुर्दे हैं तो वो भी बाकायदा मैच करके डाले जाते हैं, फिर उसके लिए दवाई दी जाती हैं कि वो गुर्दा जिस्म एक्सेप्ट कर ले। लेकिन इम्प्लांट के अंदर ऐसा नहीं है, ब्रेस्ट के अंदर ऐसा नहीं। अगर आप चर्बी लगा रहे हैं तो सिर्फ उसी मरीज़ की चर्बी लग सकती है जिसके ऊपर सर्जरी हो रही हो, और किसी की नहीं लग सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कौन से एरिया से आप लेते हैं चर्बी? डिपेंड करता है कि फीमेल्स के अंदर तो ये है कि आपने एब्डोमेन से थोड़ा ले लिया, साइड से ले लिया, तो उनसे उस जगह की शेप भी अच्छी बन जाती है। अच्छा अच्छा। तो इसी तरह पीछे बटक के एरिया से ले लिया, यानी कूल्हे से ले लिया। अच्छा। और वो लेके और फिर उसको ब्रेस्ट के अंदर, डिपेंड करता है कि कितना निकाल सकें, क्योंकि जिस जगह से ले रहे हैं, कोई ग्राफ्ट लेते हैं या कोई टिश्यू लेते हैं, तो उस जगह का भी जहन में रखना पड़ता है कि वो तो नहीं बिगड़ रहा। अच्छा बिल्कुल, एक्सीलेंट। उसको भी अपनी शेप में ही रखना होता है, तो उस तरह थोड़े से महदूद हो जाते हैं। लेकिन आजकल ये ज़्यादा एक सेंस में बेहतर इसलिए है, मुश्किल है तो ऑपरेशन तो, लेकिन बेहतर समझा जाता है इम्प्लांट से कि चलें आपके अपने टिश्यू है। नहीं, इसमें अगर आप लोकल में करते हैं या जी? ये निकालना ज़रा सा डिफ़िकल्ट होता है, डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट ज़्यादा मोटा है या क्या है और ज़्यादा अमाउंट निकालना है, तो फिर हमारा यही होता है कि उसको जनरल एनेस्थीसिया में करें, लेकिन लोकल में भी हो सकता है। हो सकता है। जी हाँ, लोकल में भी हो सकता है। अच्छा, इसकी फिर एज कितना अर्सा तक? फैट तो फैट है, आपके जिस्म का अपना है। अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन सर्जरी की नहीं होती तो ये हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? जी हाँ जी। तो बेहतरीन है मतलब इसमें। जी जी। अच्छा, ये इम्प्लांट भी आजकल वैसे जो बन रहे हैं 60-70 साल के लिए तो होते ही हैं। अच्छा माशाल्लाह। जो नए बन रहे हैं, नए बन रहे हैं जैसे तो ज़रा एक्सपेंसिव होगा ज़्यादातर सा। तो आप ज़ाहिर 60-70 साल अगर कोई पेशेंट है जो कि 20 साल है या 25 साल की है, तो उसके ऊपर आप 60-70 से क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ मतलब उसके बाद निकलवा दें। हाँ, लॉन्ग लाइफ तकरीबन उसकी होगी। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब आपने जैसे फ़ैट की बात की, इसमें कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं होते उसमें? फैट में तो क्या साइड इफेक्ट, कुछ भी नहीं होता, मतलब उसके लगाने वाला सही हो, लगाने वाले से। जैसे आपने जिक्र किया था कि फ़ैट, आपने जैसे ब्रेस्ट की बात की, जैसे फेस पे भी आप लोग करते हैं रिंकल्स के लिए, जी हाँ जी, तो वो भी लॉन्ग लाइफ होता है उसमें? जी जी जी, फॉर एवर होता है। अच्छा, फैट का एक उसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक कहने, साइड इफेक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, ड्रॉबैक है कि फैट में से आप समझें 50% के करीब जज्ब हो जाता है। अच्छा, उधर ही है। हाँ, तो फिर उसको रिपीट करना पड़ता है। अच्छा, लेकिन एक दफ़ा आप अपने साइज़ पे पहुंच गए तो फिर उसके बाद वो रहता है हमेशा के लिए। लेकिन शुरू में, यानी ये स्टेजेस में होता है, एक सिंगल स्टेज में नहीं पूरा होता। मतलब आपने एक दफ़ा कराने के बाद फिर आपको रफली समझाऊं तो अब 100 सीसी, अगर आप 100 सीसी लगाते हैं तो उसमें से 40 सीसी के करीब या 50 सीसी के करीब वो जिस्म जज्ब कर लेता है। अच्छा। बाकी पीछे रह जाते हैं 50। तो फिर आप थोड़ा और लगाते हैं उसको, अब उस पोजीशन पे लाने के लिए कि जो आपके जहन में है, या जो मरीज ने डिमांड की होती है कि जी इस साइज़ का हमें चाहिए, तो वो रिपीट हम करते रहते हैं। फिर उसको 2 या 3 दफ़ा करना पड़ता है, फिर जाके वो अपनी जगह सेटल हो जाता है। और एक दफ़ा वो साइज़ अचीव हो जाए तो वो फिर उसको हम फॉलोअप करते हैं। अगर वो 6 महीने तक गायब नहीं होता तो फिर वो हमेशा के लिए। अगर सब एक जैसे फ़ैट की जिक्र हुई तो बहुत सारे लोग मतलब ओवर, मतलब उसकी फैटी होते हैं बहुत ज़्यादा, जी जी। तो वो अपना वज़न कम करवाना चाहते हैं, तो एक कंसेप्ट है लाइपोसक्शन वगैरह, वो कितना सक्सेस है, क्या है, वो किस तरह हो सकता है? लाइपोसक्शन का मैं आपको बड़ी ज़रूरत, अच्छा आपने ज़बरदस्त सवाल किया है। वो होता क्या है कि लोग मोटापे का इलाज लाइपोसक्शन समझते हैं। लाइपोसक्शन मोटापे का इलाज नहीं है। ठीक है, लाइपोसक्शन उन लोगों के लिए कि ख़ास जगह से अगर उनकी चर्बी जो है वो गायब नहीं हो रही एक्सरसाइज और डाइट के बावजूद, तो फिर उसको हम निकालने में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिसम के अंदर जहाँ से वो चर्बी गायब नहीं होती, आप कुछ भी कर लें, आप डाइट भी कर रहे हैं और अपना क्या कहते हैं एक्सरसाइज भी, यानी वर्जिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से हिलने का नाम नहीं। तो उस सूरत में फिर हम लाइपोसक्शन, जो सही तरीका है वो यही है कि किया जाए। मोटापे का इलाज हरगिज़ नहीं है। मोटापे का इलाज यही है कि या तो आप एक्सरसाइज करें और उसके साथ डाइट करें, किसी अच्छे डाइटिशियन से मिल लें और अच्छी वर्जिश करें,
तो उससे अमूमन वज़न कम हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं, जो मॉर्बिड ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, कि बहुत ख़ानदानी तौर से भी होते हैं बहुत सारे लोग, और वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, यानी थोड़ा सा भी कार्य, लेकिन उनकी टेंडेंसी होती है बॉडी के अंदर जी जी, नहीं उसमें तो फिर ये ना कि आप उनको अच्छा चेकअप करवाएं, उनका थायराइड फंक्शन करवाएं कि उनका थायराइड काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उनकी मेटाबॉलिज्म किस किस्म की है, वो तो सब अपनी जगह हैं। लेकिन जो बहुत ही मोटे लोग हैं, जिनकी वज़न आप समझे कि 250 kg तक पहुंच गए या इस तरह हो, तो उनका फिर ये होता है कि वो लोग किसी भी तरह उस वेट को लूज़ नहीं कर पाते। तो आजकल ये कर रहे हैं कि वो जो पहले तो ये कर रहे थे कि स्टमक के साइज़ को छोटा कर देते ताकि वो खा ही ना सके, कम खाए, खुराक तो लेनी होती है वो, तो उसके साथ फिर दवाएं भी देते हैं, विटामिन भी देते हैं, तमाम चीज़ों की। और इंटेस्टाइन को बाईपास, आजकल बाईपास सर्जरी हो जाती है कि वो पेट में खाना नहीं जाता, बल्कि वो डायरेक्टली फिर आपके आंतों में चला जाता है, तो उसके तो फिर हज़म होने की सलाहियत जो है ज़रा सी वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से बड़ा अच्छा वेट लॉस होता है। एक और चीज़ है जो अगर आप सर्जरी नहीं करवाना चाह रहे तो उसे हम गैस्ट्रिक बलूनिंग कहते हैं। अच्छा, वो मुंह के ज़रिए एक गुब्बारा डाल दिया जाता है पेट के अंदर, और उसको गुब्बारे को अंदर फुला देते हैं, तो वो पड़ा रहता है 1-2-3 महीने, जितनी देर आपको दरकार है, और आप खाते हैं, आपका पेट हमेशा महसूस होता है कि भरा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि दो चीज़ें हैं जो कि आपके खुराक को यानी आपकी भूख को ख़त्म करती हैं। एक तो आपके जो खून में जो ग्लूकोज लेवल है वो अगर एक सर्टेन लेवल पे पहुंच के और यानी कम हो जाता है तो आपको भूख लगती है दिमाग के तौर पे, और दूसरा आपके पेट में क्या है उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो जब भी बलून डाल देते हैं तो उससे भी फिर ये वज़न कम हो जाता है, और जब वज़न आपके उस पे पहुँच जाए तो उसके बाद आप बलून निकाल सकते हैं। तो इसमें फिर ये है कि कोई सर्जरी नहीं होती, ये भी एक तरीका है। मतलब ये है कि लाइपोसक्शन कोई वजन कम करने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, करवाने के बाद भी अगर आप जिस्म के शेप को आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये कि अच्छे शेप के लोग होते हैं, ज़्यादा ओवरवेट नहीं होते हैं, उनके शेप को बेहतर करने के लिए कुछ लोगों के यहाँ हिप्स के ऊपर ज़्यादा फैट होती है, वो कुछ भी कर लें जो है वो फैट नहीं जाता, तो फिर उनके हिप्स की शेप को बेहतर करने के लिए वहाँ से फैट निकाल सकते हैं। कमर के ऊपर से ऐसा होता है, या पीछे जो है जो बैक है वहाँ पे भी जो है वो फैट कभी कभार उसके डिपॉजिट होते हैं जो कि नहीं निकलते आसानी से, ख़ानदानी तौर से भी होते हैं, कुछ लोगों की टांगों पे होते हैं, तो वो वहाँ से उसको कम करने के लिए लिपोसक्शन इस्तेमाल होता है। अच्छा, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, मैं कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, बहुत तो शुक्रिया, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह नई चीज़ों के साथ। बहुत शुक्रिया। गोले चारू का डॉक्टर साहब आवाज़ शर्रें का तकरीबन बयान कोता होती है जो कॉमन चीज़ां सरा हाईलाइट कोता है, स्पेशली बर्न सरा सोच के गुश्तक थी दूमीशे के अन्नी साइंस जो एडवांस तरक्की कोता लाते माँ उशमा पीर बह गए या होती है तेमा चल कायन थे रिंकल्स में कुछ ने अंग्रेजी तो बोली चल आइए भी इलाज हंसते हैं, आई तो रीसरफेसिंग भी हंसते हैं, आई तो डॉक्टर साहब कुछ कि माँ पी का जो हंसते हैं जो जिसमें तो कभी इतनी चर्बी है या फैट है पी कुछ ने आइए रही अगर अर्जा गया जो चल बीत गए रिंकल्स वाला बीत गया आउदा वती आइए माँ फैट अतीरते या पी का तीर या मूदा इंजेक्ट करते हैं तो आई अवस्था ऐसे कि आ रिंकल्स परमानेंटली रिजॉल्व बनते हैं। दूमी इशे के रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी तो का स्पेशली डॉक्टर साहब तफसील ने गप को दूमी ब्रेस इम्प्लांट गप को देखते आउदा भी इशी फैट मदें आई लॉन्ग लाइफ आउदा इस्तेमाल बयान थे। गुले चारू का मशमूल प्रोग्राम है वक्त ख़त्म बह गए माँ नेक्स्ट प्रोग्राम शुद्ध एक एपिसोड में शुद्ध हाजिर बहें एक प्रोफेसर गुमा वती होस्ट डॉक्टर यूब इजाज़त दे अल्लाह मेहर।